सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, कम से कम एक महीना तो गुजर ही गया जब वीडियो आ रही है अभी। तो रीज़न कुछ ऐसा है कि मेरा 10th चल रहा है, तो मैं रेगुलरली वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ा बीमार हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया वीडियो बनाने का, इसलिए अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो अभी एक ऐसा भी चीज़ हो सकता है कि मैं अभी से रेगुलर भी हो जाऊँ, और मेरा रेगुलर का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में वीडियो आ जाए ऐसा। तो बस एक चीज़ बोलना है कि अगर इस वीडियो में, वैसे तो बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मेरे को लगता तो नहीं, मगर अगर इस वीडियो में 3 से 4 दिन में ना 1K व्यू हो गए ना, तो मैं ट्राई करूँगा कि इसका जो अगला सीरीज़ होगा ना, उसको मैं हर एक दिन में, हर एक दिन तो बहुत ज़्यादा होगा, हर 2 से 3 दिन में मैं एक वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा। तो बिल्कुल शेयर मत करना, वरना इधर मेरी वाट लग जाएगी। तो ये है व्हाट इफ मित्सु एंड परमैन वेर नॉट फ्रेंड्स का पार्ट 4। तो वैसे तो मेरे पास कोई इंट्रो है नहीं चलाने के लिए, तो बस ऐसे ही बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार हम लोग ने देखा था कि मित्सु का जो रोबोट होता है वो एक वर्म होल के अंदर चला जाता है, और वो पूरी इंसान जैसा बन जाता है, और वो एग्जैक्टली बर्ड प्लेनेट में भी पहुंच जाता है। लेकिन अफसोस, अभी वो मित्सु का रोबोट नहीं रहकर वो एक ईवल बन चुका है, और वो एक्चुअली मित्सु जैसा बन चुका है, और वो एक्चुअल ह्यूमन भी बन चुका है। तो जिसको ये पार्ट नहीं समझ आया उसको मैं बता दूं कि जो पिछले पार्ट में हम लोग ने देखा था कि जो दो भाई होते हैं और जब भी टेस्टिंग होती है, उसका छोटा भाई ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसका हेलमेट डैमेज हो जाता है, और तभी उसके लिए हेल्प मांगता है, मगर उसको उसका बड़ा भाई हेल्प नहीं करता, तो उसको अपने बड़े भाई के ऊपर गुस्सा आता है और उसका हेलमेट तभी उसके सर पे कब्जा कर लेता है। तो इधर भी कुछ ऐसा ही होता है कि मित्सु का रोबोट जो होता है वो मित्सु का हरकत देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने अपना हेलमेट ऐसे ही फेंक दिया होता है। तो फिर वही उसको बदला लेने के लिए वो आ रहा होता है, मगर एज अ फ्रेंड ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं मारता, लेकिन वो बस ऐसा आ रहा होता है। लेकिन तभी वो वर्म होल को देखता है और उसके अंदर वो गुस्सा होता है, तो वो एक एज अ एनिमी टाइप ही होता है। तो फिर उसका गुस्सा प्लस वो एक रोबोट है, तो वो वैसे ही घुसता है उसके अंदर, और उसके गुस्से को उसका हेलमेट सेंस कर लेता है। उसका हेलमेट अंदर जाके पूरा वर्म होल के अंदर टूट जाता है, लेकिन उसका हेलमेट उसको उसके साथ आकर उसके साथ देता है, और वो उसको इवल बना देता है। और जिसको इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं समझ में आया उसको मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं कि जो ये मित्सु का रोबोट है ना, वो अभी एक्चुअली मित्सु का भाई बन चुका है, और जो मित्सु है वो अभी हॉस्पिटल में है। तो जैसे कि मित्सु का रोबोट एक इवल बन चुका होता है, वो उसका भाई बन चुका होता है, तो वो अभी बर्ड प्लेनेट में आ चुका होता है, और वो मित्सु को सेंस कर सकता है कि वो अभी ज़िंदा है, लेकिन उसको ये नहीं पता लग रहा होता है कि वो कहाँ पर है। लेकिन मित्सु के रोबोट को इतना पता लग जाता है कि अभी मित्सु बहुत ज़्यादा वीक है, और वो जियो या मरो के सिचुएशन में लटक रहा है। तो जो मित्सु का रोबोट होता है वो एक्चुअल में अभी इवल होता है, और वो अभी रोबोट नहीं होकर वो इंसान होता है। मैं रोबोट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे रोबोट बोलना पसंद है और मुझे आदत भी है। तो जो मित्सु का रोबोट होता है वो देखता है कि मित्सु अभी बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में है, वो जियो या मरो के हालत में है। तो मित्सु का रोबोट मित्सु को करीब 10 साल तक ढूंढता है कि वो कहाँ पर है। वो उसको पूरी तरीके से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब में फेल हो जाता है, वो मित्सु को ढूंढ ही नहीं पाता। और अभी जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे मित्सु का रोबोट टाइम टू टाइम बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते ही जाता है। तो मित्सु का रोबोट मित्सु को ढूंढना जारी रखता है, वो मित्सु को ढूंढता ही रहता है, और अभी करीब और 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन मित्सु का कोई अता पता नहीं होता है। और ये दिन वो दिन होता है जिस दिन पाको आती है मित्सु के पास, और वो उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, और तभी मित्सु अपना दम तोड़ देता है और मित्सु पाको के पास चला जाता है। तो मित्सु का रोबोट अभी ये भी सेंस कर लेता है कि मित्सु अभी इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है, और उसके पास तब एक अच्छा सा आइडिया आता है। वो सोचता है कि मैं पूरी बर्ड प्लेनेट को कब्जा करने के बदले मैं मित्सु का जगह ले लेता हूँ, और वो ये सोचता है कि मैं इस बर्ड प्लेनेट का पूरा डिफेंस का सिस्टम हैक कर लूँगा, चुरा लूँगा, उसके बाद इसको तो मैं ऐसे ही हरा दूँगा। उसके कुछ समय बाद मित्सु का रोबोट ये नोटिस करता है कि उसका जो हेलमेट होता है वो सिल्वर कलर से शाइन होता है। फिर उसको ये भी पता चलता है कि जो ये कलर होता है वो काफ़ी लेजेंडरी होता है, और ये वर्ल्ड में टॉप 2 पावर्स में से एक होता है, और जो टॉप 1 होता है वो गोल्डन हेलमेट होता है। और ये जो होता है ये सिर्फ मित्सु के रोबोट को पता चलता है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही होता है। जो सिल्वर होता है वो टॉप 3 में आता है, जो गोल्ड होता है वो टॉप 2 में आता है, और जो डायमंड होता है वो टॉप 1 में आता है। और वो काफ़ी लेजेंडरी लोग को ही मिलता है, सबको नहीं मिल पाता है। तो अभी मित्सु के रोबोट के पास होता है सिल्वर हेलमेट, और वो काफ़ी लेजेंडरी लोग को ही मिलता है। ये जो तीनों होते हैं वो सबको नहीं मिल पाता है। तो ये जो सिल्वर होता है उसको देखकर
मित्सो के रोबोट को एक हायर पोस्ट में नौकरी मिल जाती है। वो जो डिफेंस सिस्टम होता है वो करीब 1 साल तक काम करता है और वो ऊपर प्रमोशन लेता ही रहता है और वो काफ़ी टॉप पे आ जाता है और उसको सारे बर्ड प्लेनेट के डिफेंस सिस्टम के पेपर उसके हाथ लग जाते हैं। तो अभी यहाँ से किसको भी कोई आइडिया नहीं होता है, लेकिन यहाँ से अभी बर्ड प्लेनेट फूटना चालू हो जाता है। ये जो मित्सो का रोबोट होता है वो सारे डिफेंस सिस्टम का पता लगा लेता है। वो सबको एक एक जगह पर जाके सब कुछ अपना डिसमेंटल कर देता है, सब तोड़ फोड़ देता है। फिर उसके बाद इसके पास काफ़ी ज़्यादा दम होता है। ये स्टार्टिंग से ही सारी बिल्डिंग्स को गिराना चालू कर देता है। देखते ही देखते पूरा बर्ड प्लेनेट एकदम रूखा सूखा हो जाता है। सारी बिल्डिंग्स एकदम ही धंस चुकी होती है और तभी सारे जो बर्ड प्लेनेट के बर्डमैन्स होते हैं वो सारे परमैन को सीधा बर्ड प्लेनेट पे लेके आ जाते हैं और इधर इन लोग की काफ़ी युद्ध होती है। बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई होती है। ये अकेला होता है लेकिन इसको कोई हरा नहीं पाता। इसके पास काफ़ी ज़्यादा दम होता है। ये कैसे कैसे हमले कर रहा होता है सिर्फ इसको ही पता होता है। और जैसे बर्ड प्लेनेट में लड़ाई होती है तभी यहाँ पर और एक ईवल आ जाता है जो होता है उस पिछले स्टोरी से एक उसका छोटा भाई जो ईवल बन के वो चला जाता है बाहर। तो ये इधर बर्ड प्लेनेट में ही आ जाता है और वो देखने लगता है कि क्या चल रहा है। तो वो बर्डमैन को और पूरे बर्ड प्लेनेट को बचाने के बदले उस मित्सो के रोबोट का साथ देता है। वो सबको हराने की कोशिश करता है। सब लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। इधर एक टाइम ऐसा भी आता है करीब 10 साल बीत जाते और सारे परमैन मर जाते हैं। सबकी डेड बॉडीज नीचे पड़ी होती है। कोई हड्डी में पड़ा होता है, हड्डी के ऊपर हेलमेट और केप पड़ा होता है। पूरी एकदम डीके हो जाती है। बहुत ज़्यादा डरावना टाइम रहता है ये। और इस टाइम पे वो जो उसका छोटा भाई होता है वो बोलता है कि अभी तुम इन सबको अभी सिर्फ बर्डमैन से बचे, इन लोग को तो तुम ऐसे ही हरा सकते हो। इन लोग तो सिर्फ अपने स्पेसशिप में बैठ के तुमको हराने की कोशिश करेंगे। तभी उसका छोटा भाई यहाँ से चला जाता है उसको पूरा बर्ड प्लेनेट हाथ में देकर। और तभी मित्सो के रोबोट के मुंह पे एक काफ़ी डरावनी सी स्माइल आती है और इधर ही एक सीन कट जाता है और हमें एग्जैक्ट 10 साल पीछे ले जाते हैं जहाँ पर मित्सो का जो रोबोट होता है वो सब कुछ तोड़ने लगता है। लेकिन तभी जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि एक गोल्डन परमैन है तो कुछ ना कुछ करके कुछ हो ही सकता है। तो इन लोग परमैन की बॉडी और पाको की बॉडी को लेकर एक दूसरे प्लेनेट में चले जाते हैं एक बंकर के अंदर जहाँ पर उधर पूरा रिसर्च लैब बना ही होता है। तो उन लोग उधर रिसर्च कर रहे होते हैं कि कैसे कुछ हम लोग करके इन लोग को ज़िंदा कर सकें। और अभी सीन फिर से चेंज होता है और अभी फिर से मित्सो के रोबोट को दिखाया जाता है जो अपनी एक डरावनी सी स्माइल दे रहा होता है। इसके बाद मित्सो का रोबोट जो होता है वो उनको बोलता है, बर्डमैन्स को बोलता है कि एक काम करो, तुम लोग मेरे गुलाम बन जाओ या फिर तुम लोग वैसे भी मार ही जाओगे। इधर देखो, इधर लाखों की तादाद में सारे परमैन्स मर चुके हैं, तो तुम लोग या फिर करो या फिर मरो। तभी उस लोग का चीफ जो होता है, जो बर्डमैन्स के चीफ होते हैं, जो एक ही होता है हेड, वो बोलता है कि अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अभी जो हो रहा है होने दो, अभी हम लोग इसकी बात मान लेते हैं, एक टाइम हमारा भी आएगा। तो अभी इस टाइम के बाद से जो बर्डमैन के चीफ होते हैं और सारे बर्डमैन्स इस एक मित्सो के रोबोट के गुलाम बन जाते हैं और उन लोग कुछ नहीं करते, उन लोग को बस एक बर्ड प्लेनेट के जेल में डाल दिया जाता है। तो आज से 30 साल तक मित्सो का रोबोट इस बर्ड प्लेनेट को कैप्चर करके रखता है, इसके ऊपर अपना पूरा हक जमाता है, इस बर्ड प्लेनेट की मिट्टी को अपना समझ के इसके ऊपर बड़ी बड़ी इमारत बनाता है और काफ़ी कुछ इसके ऊपर टेक्नोलॉजी बिल्ड करता है, अपना पूरा एक महल सा बनाता है और उसके अंदर ही रहता है। लेकिन इन 30 सालों में और भी कुछ बदला होता है और वो होता है एक दूसरे प्लेनेट का बंकर जिसमें मित्सो और सुमेरी की बॉडी पड़ी होती है। और आज का दिन वही दिन होता है जिस दिन डॉक्टर्स अपना फार्मूला बना के रेडी कर चुके होते हैं और ये फार्मूला 101% काम करने वाला होता है। और इस फार्मूला का नाम होता है, इस फार्मूला का कोई नाम नहीं होता, इस फार्मूला से हम लोग मित्सो और सुमेरी को वापस लाइफ में ला सकते हैं, मतलब इन लोग को वापस जिंदा किया जा सकता है। उसके बाद मित्सो और सुमेरी की बॉडी को कैप्सूल से निकाला जाता है और दिखाया जाता है कि वो दोनों एकदम ही फ्रीज होते हैं और वो दोनों की बॉडी में कुछ डिकम्पोजिशन नहीं होता है, वो दोनों एकदम नॉर्मल होते हैं, बस उन लोग की बॉडी फ्रीज होती है। उन लोग को उस दवाई से पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाता है और मित्सो और सुमेरी अभी वापस से ज़िंदा हो जाते हैं और उन लोग वापस से अपने एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। इस टाइम में मित्सो का रोबोट होता है जो अभी इवल होता है, उसको वापस पता चल जाता है कि मित्सो वापस ज़िंदा हो गया है
लेकिन उसको पता नहीं चलता कि मित्सु वापस जिंदा कैसे हुआ। उसको कुछ पता नहीं चलता कि मित्सु वापस मर चुका था लेकिन वापस जिंदा कैसे हुआ। लेकिन वो ये जानता है कि मित्सु अभी भी काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। वो देखते हैं कि मित्सु पहले से फिट है लेकिन अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। और ये इसलिए होता है क्योंकि अभी तक मित्सु ने अपना परमानेंट का हेलमेट नहीं पहना होता, अपना परमानेंट का सेट नहीं लगाया होता है। और इस टाइम मित्सु का रोबोट सोच लेता है कि ऐसा नहीं चलेगा, अभी मेरे को खुद से मित्सु को ढूंढना पड़ेगा और उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, वरना मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही मर जाऊंगा। इसके बाद वापस सीन चेंज होता है मित्सु और सुमिरे के ओर, जो अभी उन लोग सिर्फ 22 साल के होते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा शर्मा आते हैं क्योंकि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। उन लोग अपने आप को करीब 12 साल बाद देख रहे होते हैं एक दूसरे को। और वो दोनों अपना परमानेंट सेट पहन लेते हैं। मित्सु का तो पूरा गोल्डन का परमानेंट सेट होता है और उसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। मित्सु का एक अलग ही चौड़ होता है, मित्सु का एक अलग ही स्वैग होता है। मित्सु अपने स्वैग में जाता है और वो जैसे ही जाता है बर्ड प्लेनेट, मित्सु सबसे पहले वही देखते हैं कि क्या हालत हो रखी है। वैसे तो उसने कभी बर्ड प्लेनेट देखा नहीं होता है लेकिन वो देखते हैं कि बहुत ख़राब हालत हो चुकी होती है। इसके बाद मित्सु थोड़ा बर्ड प्लेनेट घूमने की सोचता है और वो बर्ड प्लेनेट घूमता है और वो देखते हैं कि ये क्या हालत हो रखा है। भाई ये बर्ड प्लेनेट तो लग ही नहीं रहा है, ये क्या खंजर जगह में आ गया, ये बर्ड प्लेनेट हो ही नहीं सकता है। और इसके बाद मित्सु को एक बड़ा सा कैसल टाइप दिखता है तो वो सोचता है कि चलो एक कुछ अच्छा चीज़ दिख रहा है, तो वो उसके अंदर जाता है। और वो तभी मित्सु को अपने रोबोट ही दिखता है और वो देखता है अरे वाह रोबोट तुम भी इधर हो। फिर वो उसके पास जाता है लेकिन उसका रोबोट अभी इवल बन चुका होता है। तो वो जैसे उसके पास जाता है मित्सु का रोबोट उसको बहुत मारता है और फिर वो उसको बाहर लाता है और वो खाली पूरा मैदान टाइप का होता है और वो बहुत बड़ा होता है। मित्सु कुछ समझ नहीं पा रहा होता और मित्सु का रोबोट उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है, वो मारते जाता है। और एट द एंड मित्सु एकदम में मरने टाइप होता है और वो एट द एंड यही पूछता है कि भाई तुम मुझे मार क्यों रहे हो। लेकिन वो उसको कुछ बोलता ही नहीं और उसको मारता है और एट द एंड वो एकदम ही पूरी हालत में आता है और एट द एंड वो मर जाता है। और उसके पास एक गोल्डन हेलमेट होता है। तो हमारी स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, उसके बाद उसका गोल्डन हेलमेट जो होता है वो एकदम ही पूरा रंग उतर जाता है और उसका हेलमेट एक डायमंड कलर से चमक रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चमक होती है। उसका जो सिल्वर परमैन होता है वो भी कुछ थोड़ा वैसे ही कलर होता है लेकिन उसके सामने वो एक सेकंड नहीं टिक पाता, उसका इतना ज़्यादा ब्राइटनेस होता है उसको देख ही नहीं पाता डायमंड परमैन को, वो सिर्फ एक झलक देखता है। और जो अपना मित्सु होता है वो वापस से ज़िंदा होता है और वो उसके परमैन जो रोबोट होता है उसको उसका लोकेशन पता चल जाता है, उसका सारा कुछ पता चल जाता है कि उसका क्या वीक पॉइंट है, उसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वो उसको बहुत मारता है, उसको इतना धोता है, उसको वो मरने नहीं देता है, वो उसको जिंदा रखता है लेकिन उसको इतना तड़पा के मारता है ना उस ईवल को, वो बहुत मारता है उसको, कूट कूट के मार के हड्डियाँ तोड़ देता है, उसको बहुत मारता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है। और तभी उसका रोबोट उसको भी यही पूछता है कि भाई तुम मुझे मार क्यों रहे हो, लेकिन मित्सु उसका कोई रिप्लाई नहीं देता है और उसको पकड़कर उसी जेल पे ला देता है जहाँ पर सारे बर्डमैन्स होते हैं और उसको वहाँ पर डाल देता है और सारे बर्डमैन्स लोगों को निकाल देता है वहाँ से। और इसके बाद हम लोग को फिर से मित्सु को दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सु का एकदम ही अलग ही लेवल का स्वैग होता है, जिसका डायमंड का हेलमेट होता है, उसका एक केप होता है और उसका बैज होता है और उसका हेलमेट पूरा डायमंड का चमक रहा होता है। वो इतना कूल लग रहा होता है ना भाई, एकदम ओपी, एकदम लेजेंडरी लग रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि भाई आज तक किसको इतना ऊपर तक नहीं देखा भाई, एकदम एकदम भाई क्या बोलूँ, इसके लिए कोई शब्द नहीं, एकदम ओपी ओपी है बस, उसके और कुछ है नहीं, एकदम ओपी था वो फिर सुमिर के पास जाता है। सुमिर भी उसको देख के एकदम ही मतलब ये क्या मतलब एकदम मित्सु एकदम फुल डायमंड हेलमेट के साथ, बोला ये कौन सा प्रमोशन मिल गया इसको कोई पता नहीं। तो वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश तो होती है लेकिन उसको उसके लुक से नहीं जज करती, उसको उसके दिल से जज करती है कि वो कैसा है, उसको लुक से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी इधर का काम पूरा डन हो जाता है, पूरा बर्ड प्लेनेट अभी आज़ाद हो जाता है, बर्ड प्लेनेट अपना संभाल लेगा और उधर डॉक्टर्स का अपना काम हो जाता है, उन लोग इन दोनों को जिंदा कर देते हैं। और उसके बाद एक काफ़ी तेज़ लाइट आती है और इन लोग वापस 30 साल पीछे आ जाते हैं। और उसके बाद हम लोग को फिर से देखा जाता है कि मित्सु और सुमेरे की जो डेड बॉडी होती है वो एकदम ही गायब हो जाती है और कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन सुमेरे अपने नॉर्मल प्लेनेट में होती है और जो मित्सु होता है वो बर्ड प्लेनेट पर होता है और उसका डायमंड का हेलमेट होता है। वो पहले देखता है कि क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया, सुमेरे कहाँ है। फिर वो देखता है कि अच्छा, उसको सब याद आता है कि यहाँ पर है अपना
मित्सुओ का रोबोट, और यहाँ से पूरा चालू हुआ था कि जहाँ पर मित्सुओ मर चुका था, और यहाँ से सब कुछ चालू हुआ था कहाँ मित्सुओ का रोबोट यहाँ से पूरा तबाही करना चालू हो गया था। फिर मित्सुओ का रोबोट मित्सुओ को देखता है और मित्सुओ के रोबोट को देखता है, और कुछ पता नहीं चलता क्या होता है, लेकिन उसके बाद से हमको यही बताया जाता है कि मित्सुओ अपने रोबोट को मार देता है क्योंकि वो एक इवल होता है, और मित्सुओ को अपना एक नया रोबोट मिल जाता है विथ प्रीवियस मेमोरी, और मित्सुओ को अपने वापस प्लेनेट पर छोड़ दिया जाता है। और अभी मित्सुओ के पास भी एक डायमंड हेलमेट होता है। इसके बाद मित्सुओ और सुमिरे बर्डमैन को पूछते हैं कि हम लोग तो अभी सिर्फ 11-12 साल के थे, 21-22 साल के नहीं, तो हम लोग को करीब और 10-11 साल पीछे डाल दो। तो फिर बर्डमैन बोलते कि हाँ मैं भी यही करने वाला था, लेकिन अभी पूरा सिस्टम ब्रेक हो चुका है और मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तो अभी तुम लोग को यहाँ से ही अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और जो बीच के 10-12 साल की मेमोरी है मैं तुम लोग को वो ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो इसके बाद मित्सुओ और सुमिरे कुछ कर भी नहीं सकते, तो उन लोग इसमें ही मंजूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद उन लोग को याद आता है कि हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, और तभी सुमिरे मित्सुओ को पूछते कि क्या तुम इससे शादी करोगे, और मित्सुओ तो बस उसका इंतज़ार कर रहा होता है, और मित्सुओ उसको हाँ बोल देता है। तो हम लोग की स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। ये व्हाट इफ मित्सुओ एंड फर्नरो एंड नॉट फ्रेंड्स का हम लोग का यहाँ पर सीरीज़ एंड हो जाता है, और बस ख़त्म हो गया, और उन लोग की शादी हो जाती है। अगर उन लोग की शादी पर भी सीरीज़ चाहिए तो कमेंट कर देना, क्या करूँ देखता हूँ, अगर बना पाऊँ तो कर देना कमेंट। अगर ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आ जाएंगे तो मैं पूरी ट्राई करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर वैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर इस वीडियो में 3 से 4 दिन में 1 के व्यू हो जाते हैं तो मैं ट्राई करूँगा जो इसकी नेक्स्ट सीरीज़ आएगी कुछ भी डाल सकता हूँ मैं। मेरे पास करीब 3 स्टोरीज़ है, तो वैसे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, तो वही ट्राई करूँगा डालने की। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, गुड बाय।